हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, जो कि 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कितना क्या तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसे आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। उसे क्या करेंगे तो उसे आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे हैं वो भी सीरीज़ खत्म हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम से पहले, और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, और बहुत ही इससे मजबूती से पकड़ हो जाएगी। मतलब दोनों चीज़ कराएंगे, थ्योरी और क्वेश्चन आंसर, तो ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट है कि वात दीर्घदृष्टि का प्रयोग किया मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो दीर्घदृष्टि होता है वो क्या चीज़ मापने के लिए किया जाता है दोस्तों तो ये एक क्या चीज़ होता है, तो ये हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र होता है दोस्तों। क्या होता है ये? हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्या है ये, तो वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा और वायु तापमान। तो ये क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये मापने के लिए किया जाता है वायु दिशा, ठीक है ना। वायु दिशा करने के लिए मापने के लिए किया जाता है। तो वन यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो दोस्तों समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों पता है कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने में सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और फिर मध्यमंडल में उल्कापिंड आने वाले जो रहते हैं वो जल जाते हैं। और बाह्यमंडल ये रेडियो तरंगों के लिए संचरण में सबसे मदद करते हैं। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य परत तक पहचानिए। मतलब जो आंतरिक है वो क्या है, फिर बाह्य क्या है, फिर ये बाहरी क्या है, फिर ये बाहरी क्या है, इसे पहचानने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे सबसे अंदर है उसे कहते हैं आंतरिक क्रोड, और फिर इससे जस्ट ये बाहर है उसे कहते हैं बाह्य क्रोड, और फिर ये जो है इसे कहते हैं मेंटल, और फिर ये जो पतली सी दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं परपट्टी। तो हम लोगों को आंतरिक क्रोड पहचानना है, तो आंतरिक क्रोड सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर परपट्टी है तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर मेंटल है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आंतरिक है और यहाँ पर भी आंतरिक है, और यहाँ पर भी बाहरी क्रोड है और यहाँ पर भी बाहरी क्रोड है। मतलब दोनों अभी तक सस्पेंस चल रहा है। अब यहाँ पर परपट्टी है दोस्तों, तब यहाँ पर परपट्टी तो सबसे बाद में आना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ऊपर का जगह ये है पृथ्वी, तो ये सबसे जो ऊपर है उससे परपट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और ये मेंटल, तो मेंटल बीच में आना चाहिए यहाँ पर ही, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपट्टी, ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। मतलब ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। अब ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण दर्शा रहा है, तो जी नहीं, सूर्य ग्रहण ये नहीं दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये सूर्य ग्रहण नहीं दर्शा रहा है। चंद्र ग्रहण ये भी नहीं दर्शा रहा है। और यहाँ पर बृहत ज्वार भट्टा, तो दोस्तों ये भी नहीं दर्शा रहा है दोस्तों, ज्वार भट्टा भी नहीं, लघु ज्वार भट्टा दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, तो लघु ज्वार भट्टा दर्शा रहा है, ठीक है ना। यानी 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। क्या है, ये एक नदी है और ये प्रवेश कर रही है मैदान में, ये मैदान है, तो इसमें जब जा करके मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना कर बहती है तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये तटबंध कहलाती है। तो जी नहीं, तटबंध नहीं कहलाती है दोस्तों। बाढ़ का मैदान, विसर्प और चाप झील। तो चाप झील आपको पता है दोस्तों कि ये जैसे ऐसे ऐसे करते जाता है और ये जो ये टूट करके ये अलग हो जाता है, इसे चाप कहते हैं और इसे चाप झील कहते हैं, ठीक है ना। तो विसर्प कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये टेढ़े मेढ़े जाते हैं तो ये विसर्प कहलाते हैं। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में अगर आपदाओं को समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बेहद उपयोगी है। अब ये कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, तो वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग।
तो बताइए दोस्तों सबसे बेहद उपयोगी कौन होगा दोस्तों? तो इसमें से में सबसे बेहद उपयोगी कौन होगा? तो वायु मार्ग होगा, जो कि तुरंत पहुंच जाएगा उनके पास सामान, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विशेष से संबंधित है कहलाती है दोस्तों। ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये नगरीय भूगोल कहलाती है, जैव भूगोल कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। तो दोस्तों इसे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहलाएगी? तो ये जनसंख्या की कहलाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो इसमें कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, तब इसे थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कथन ए में है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है, पर ये स्पष्ट नहीं कर रही है सही, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है दोस्तों? ईंधन, ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। प्रकृति, ये भी गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। और कोयला भी गैर परंपरागत स्रोत नहीं है दोस्तों। यानी कौन है? ये सौर ऊर्जा है, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मतलब जो तालाब में मछली की प्रजनन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, बीटीकल्चर कहलाता है, और हॉर्टिकल्चर कहलाता है, और पीसीकल्चर कहलाता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कहलाएगा? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो तालाब और टैंकों में जो मछली पालन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? पीसी कल्चर कहते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। ये 2018 में पूछा गया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि 18 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। स्थल का एक संकरा भाग दोस्तों, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे कि एक ज़मीन है और इस ज़मीन है और ये समुंदर है, समुंदर के बीच में एक क्या है? रास्ता है या एक ज़मीन है। उस ज़मीन दूसरे ज़मीन को जोड़ रहा है। एक बहुत बड़ा ये ज़मीन है और ये भी बहुत बड़ा ज़मीन है और ये दोनों ज़मीनों को जोड़ रहा है। तो जोड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे स्थल संधि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? तो स्थल संधि कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इस बीच में एक पनामा स्थल संधि है, ठीक है ना। वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? तो स्थल संधि कहते हैं। और जैसे यहाँ पर जल संधि है दोस्तों, तो जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि कहते हैं जैसे एक ये बड़ा सा समुद्र है और ये भी बड़ा सा समुद्र है और यहाँ पर एक छोटा सा नहर है। वो नहर क्या करते हैं? दोनों समुद्र को जोड़ते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थल संधि के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है दोस्तों? मतलब महाद्वीप है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो बताइए कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। उसका बाद है फिर अफ्रीका महाद्वीप है। उसका बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका है दोस्तों। उसका बाद है फिर यूरोप, उसका बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। यानी 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उसका बाद है फिर अफ्रीका महाद्वीप, उसका बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7वां नंबर पे आता है, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है ना। यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो दोस्तों एम है पशु अंकों के अवशेष, ग्रेफाइट,
पौधों और खनिज और स्लेट। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अजंता का जो गुफा है उसमें चित्र जो बना हुआ है वो किस चीज़ से इस्तेमाल किया गया है। तो ये पौधा और खनिजों से इस्तेमाल किया गया है इस रंग का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश डैश पर लिखी गई थी। मतलब सबसे जो पुरानी पांडुलिपि है वो किस पर लिखी गई है। एम है ताड़पत्रों पर, बीम है पत्थरों पर, सीम है कागज़ पर और डीम है लकड़ी पर। तो बताइए दोस्तों किस पर लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है ताड़पत्रों पर। किस पे लिखी गई है, ताड़पत्रों पर लिखी गई है पांडुलिपियाँ, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है दोस्तों। एम है पूरा पाषाण काल, बीम है मध्य पाषाण काल, सीम है नवपाषाण काल और फोर्थ में है महापाषाण काल। तो दोस्तों सबसे जो पुराना है वो कौन है। तो 25 से 20 लाख क्या है, 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर मतलब 12,000 कितना दोस्तों। तो ये 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। क्या होता है, वर्ष पूर्व तक माना जाता है। मतलब 25 से 20 लाख पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक इसे माना जाता है। और वो कौन है दोस्तों। तो ये है पूरा पाषाण काल है। क्या है दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एम दिया हुआ है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो कि ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है, बिल्कुल सही है। बीम है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है, खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 7,000 ईसा पूर्व से कितना, तो 2500 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली सभ्यता माना जाता है। और बोलन नदी क्षेत्र में किसानों द्वारा मतलब इससे गेहूं और जौ और खजूर की खेती करने के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सत्य है। तो दोनों सत्य कहाँ है दोस्तों। तो दोनों सत्य है यहाँ पर, मतलब फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है ना। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं दोस्तों। एम है पंजाब, बीम है हरियाणा, सीम है गुजरात और डीम है जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पर मिला है। तो ये मिला है गुजरात के अंदर में, ठीक है ना। कहाँ पर मिला है, तो गुजरात के अंदर में मिला है। जो धोलावीरा और प्रभास पटन और भगत राव आदि सभी स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, तो ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो ऋग्वेद मूल्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। किस भाषा में रची गई है। जो ऋग्वेद मूल्य रूप है तो वो किस भाषा में रची गई है। तो एक में है ब्राह्मी, दूसरा में है पाली, तीसरा में है संस्कृत और चौथा में है प्राकृतिक। तो बताइए दोस्तों ये किस भाषा में रची गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ये संस्कृत भाषा में रची गई है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत और बिंबिसार अजातशत्रु। तो बताइए दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों ये बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार थे। यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। क्या है, त्रिरत्नों में से नहीं है। तो दोस्तों बुद्ध ये तो है, धम्म ये भी है और संघ ये भी है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ये है अहिंसा, ये नहीं है। यानी नहीं को पूछा गया था, इसीलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अहिंसा, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा
सदस्यों का चुनाव करता है? कौन करता है? तो दोस्तों एक में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य विधायक। तो बताइए दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं। क्या करते हैं? विधायक करते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, क्या है? एक अस्थायी सदन है। और लोकसभा भंग हो सकते हैं लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। और फिर अधिकतम संख्या इसका कितना होता है दोस्तों? तो इसका अधिकतम संख्या होता है 50 होता है। कितना होता है? 250 होता है। और फिर जिसके 200 कितना? तो 238 कितना है? 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो 12 होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों? जो 12 होता है सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों से इसे करते हैं। और यह कभी भंग नहीं होता है दोस्तों। मतलब ये क्या है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भंग नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। क्या होता है? प्रत्येक 2 साल में क्या होता है दोस्तों? तो पूरा हो जाता है। प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। और इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। क्या होता है? इसके सदस्यों को 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को समझ गया। इससे अगर आपको इससे अंदर से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और फिर राज्यों से 238 सदस्य यहाँ पर आते हैं चुन करके। और फिर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। और ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा है वो 5 साल के बाद भंग हो जाते हैं और राज्यसभा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? एक में है संसदीय और एकात्मक, और बी में है राष्ट्रपति और संघीय, और राष्ट्रपति और एकात्मक, और फोर्थ में क्या है दोस्तों? कि संसदीय और संघीय। क्या है? संसदीय और संघीय, ठीक है ना। तो चलिए इसका सही आंसर चुनिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों ये है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, संसदीय और संघीय। तो दोस्तों इसे भारत के जो संविधान में अनुच्छेद कितना है दोस्तों? तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय संघीय प्रणाली, और अनुच्छेद फिर कितना है? तो 163 और 164 राज्य के संसदीय प्रणाली के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसीलिए राष्ट्रपति नामपत्र की कार्यपालिका है, और तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका विधायक के बीच के संबंधों के आधार पर ये संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा गया। संसदीय प्रणाली कार्यकारी विधायक के हिस्से में होते हैं, ठीक है ना। अब इतना चीज़ यहाँ के अंदर से समझ में आ गया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित है दोस्तों? कितने क्षेत्र निर्वाचित है? अब इससे आप लोग बताइए। एक में है 48, बी में है 84, सी में है 74, 47 और डी में है 74। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन, यानी 84। क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा में कुल कितने सीट है दोस्तों? तो ये 545 सीटें हैं। इनमें 2 सीटें राष्ट्रपति के
मतलब वो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है ना, अब नहीं होता है। राष्ट्रपति जो नियुक्त करता था वो पहले होता था, और वो किस लिए होता था, तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए होता था। लेकिन अब वो इंडिया के अंदर घुल मिल गया, इसी वजह से उसे हटा दिया गया है, ठीक है ना, हटा दिया गया है। तो चलिए, और एसी के लिए कितना, तो 84 सीटें आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है दोस्तों। एक में है समानता का अधिकार, बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, समानता का अधिकार। इसी में अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है, ठीक है, कितना, अनुच्छेद 17 में है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जो भारत है उसका संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार कौन नहीं है। एक है शिक्षा का अधिकार, बी है शोषण के विरोध अधिकार, और 3 में है धर्म की आज़ादी का अधिकार, और 4th में है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले 7 था, अब 6 है, वर्तमान में कितना है, तो 6 है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 है, और 7 था तो एक हटा दिया गया है, तो वो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, और वर्तमान में 6 ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। मतलब किस भेदभाव को संदर्भित करती है। तो शारीरिक विकलांगता, 2 में है लिंग, 3 में है जाति, और 4th में है वंश। तो इससे ये भी 17 से रिलेटेड है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 से। तो ये जाति भेदभाव को करती है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कौन करता है, तो एम दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है, तो दोस्तों याद रखें ये राज्यपाल करता है। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, और ये राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है। तो दोस्तों राज्यपाल का नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो दोस्तों मंत्रियों की परिषद करती है। ये मुख्यमंत्री, संसद और विधायक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो भारत के संविधान में मुख्यमंत्री को चुनाव कौन करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये करता है संसद। जैसे कि वोट जो होता है, वोट होने के बाद संसद में जाता है, संसद से ही चुनाव होकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है वहीं पर जा करके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है दोस्तों। जो कभी हमने बताएं कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों एक में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है, और 2 में गृह मंत्री को कहा जाता है, और C में है राष्ट्रपति को कहा जाता है, और D में क्या है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों भारत की पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो भारत के पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पहला नागरिक को राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है ना, और नागरिक को राष्ट्रपति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। जो कि इसके भी बात हम पहले किए हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में राज्य का पहला नागरिक दोस्तों, ठीक है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा में है गृह मंत्री, तीसरा में है राज्यपाल और चौथा में क्या है तो मुख्यमंत्री। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि भारत का पहला नागरिक होता है कौन, तो राष्ट्रपति होता है। और फिर भारत के राज्य के जो राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है राज्यपाल होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, जो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद था दोस्तों, जो अभी नहीं 2018 में उसी वक्त है कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। 2019 में हुआ था, कब हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है ना। 2019 में हुआ था, उसका बात हो रहा है। तो 13वीं था, 14वीं था, 15वीं था, ये 16वीं था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 2014 के बाद जो होने वाला था वो कब था, तो वो 16वीं था। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर फिर पूछेगा, इस बार अगर पूछ दे कि वर्तमान में लोकसभा का चुनाव मतलब कब कैवा है, मतलब 16वां है, 16वीं है, 15वीं है, 17वीं है, तो उसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उसमें 17वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 17वीं हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें 17वीं हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। एक में नरेंद्र मोदी, बी में प्रतिभा पटेल और सी में एम वेंकैया नायडू और फोर्थ में है रामनाथ कोविंद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है ये वर्तमान बोल रहा है, यानी 2018 में वर्तमान कौन था, तो 2018 में कौन था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद था। और अभी द्रौपदी मुर्मू है, जो कि अभी को वर्तमान में पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू को बताएंगे। और वर्तमान में ये 18 में पूछा गया था, इसलिए रामनाथ कोविंद होगा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम और नागरिकों के अधिकार। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों राजनीतिक दलों के नाम, ये चीज़ संविधान में नहीं है, उल्लेख इसका नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, मतलब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसे नामांकित कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करती है, जो कि 12 सदस्य भारत के रहते हैं, उसे कौन करते हैं दोस्तों, तो उसे करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि कुल सीटें कितना होती है, तो कुल सीटें 250 होती है। उसका बाद फिर 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं और नामांकित होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष था दोस्तों। ये सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इन चारों में से में। तो दोस्तों इन चारों में से में कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। एक भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो ये था श्री राजगोपालाचारी। कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। बताइए दोस्तों भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो दोस्तों कब अपनाया गया था, तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या होगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ और इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। और यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्तक्षेप किए और इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। क्या क्या? 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। और किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसका फाइनल फैक्टर तैयार करने में कितना दिन लगा था दोस्तों? तो ये लगा था 2 साल। कितना दिन लगा था? तो 2 साल लगा था। 2 साल 11 महीना। कितना दिन? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। कितना दिन? तो 18 दिन, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे तैयार करने में लगा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसे 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को मतलब पूरी तरह लागू हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों किसने निभाई थी दोस्तों? तो भारत जो स्वतंत्रता मिलने के बाद दोस्तों गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। और भारतीय रियासतों को विलय की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई थी। मतलब इस विलय की जिम्मेदारी भी इनको ही सौंपी गई थी और उन्होंने अपने दायित्वों को और निर्वाह को करते हुए वह 600 छोटी बड़ी रियासतों को था उसे भारत में विलय कराया। रियासतों का जो विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और ये निर्विवाद रूप से पटेल का मतलब पटेल का ही इसमें हाथ था, ठीक है ना। तो चलिए ये कौन सा था दोस्तों? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था जो कि निर्णायक भूमिका निभाई थी एकीकृत करने में, ठीक है। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समर्थित सूची के मामलों में कार्य करता है? जो समर्थित सूची होते हैं दोस्तों उसे कौन काम करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार और फिर केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार निकाय। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों संविधान द्वारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को जो विभाजन किया गया है, इसीलिए संविधान में 3 प्रकार की सूची रखा गया है। क्या? 3 प्रकार का सूची जो किया गया है वो संघ सूची है, राज्य सूची है और समर्थित सूची है, ठीक है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची कितने प्रकार का है? तो ये 3 प्रकार का है। संघ सूची, एक में है संघ सूची, फिर है राज्य सूची और फिर तीसरा में क्या है? तो ये समर्थित सूची है। और केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसे कितना दोस्तों 98 विषय शामिल किए गए हैं। अब 98 विषय शामिल किए गए हैं और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। जैसे केंद्र सरकार पर केंद्र को होता है, राज्य सरकार पर राज्य को होता है। और इसमें 62 विषयों का शामिल किया गया है। कितना? तो केंद्र में किया गया है कितना दोस्तों? तो ये किया गया है 98 और फिर राज्य में कितना किया गया है दोस्तों? तो राज्य में किया गया है 62, ठीक है ना, शामिल है। और समर्थित सूची पर कानून बनाने के अधिकार जो होता है ना दोस्तों वो दोनों का होता है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है दोस्तों, ठीक है ना, दोनों का होता है। और संविधान के लागू होने के समय में जो समर्थित सूची में जो विषय है दोस्तों ये कितना है दोस्तों? तो ये है कितना है? तो 47 विषय थे। और वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में है 52 विषय। कितना है? वर्तमान में 52 विषय है। जो संविधान बन रहा था उस वक्त 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत
की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों एम है कि श्री राजगोपालाचारी और बीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सीम है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अगस्त 1900 कब, तो 1947 को हुआ था। और इसके गठन के पीछे दृष्टिकोण यह था कि आखिर भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा क्या होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए क्या किया था दोस्तों, कि ये सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव ने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है ना। और प्रारूप समिति का संविधान के प्रारूप पर सोच विचार के बाद 21 फरवरी कितना दोस्तों, तो ये 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपोर्ट पेश की। और इसे फिर से कह रहे हैं कि इसे 11 सत्र आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और जिसके बाद 24 जनवरी और 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्तक्षेप किया था, ठीक है ना। चलिए अब इस बात को समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो दोस्तों ए में है कि मुर्शिद कुली खां, 2 में है कि नादिर शाह और 3 में है अली वर्दी खान और 4 में है बुरहान उल मुल्क। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। कब, तो 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था और सूबेदार बनते ही इसे अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। कहाँ से, तो ये ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। और फिर मुर्शिद कुली खान मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्ति किया गया अंतिम सूबेदार था। क्या था, अंतिम सूबेदार था, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया 1 सही, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो दोस्तों एक में है लॉर्ड डलहौजी और बी में है विलियम बैंटिंग और सी में है लॉर्ड कैनिंग और चौथा में है डाल कर्नवालिस। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1837 में बादशाह बनाया गया था। किसको, तो बहादुर शाह जफर को। और लेकिन तब तक देश के काफ़ी बड़े इलाके पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था दोस्तों। क्या हो चुका था, अंग्रेज़ों को कब्जा हो चुका था। उसका बाद फिर 1857 में क्या हुआ था, 1857 के क्रांति के साथ देश सभी विद्रोह सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट बना और उन्हें भी अंग्रेज़ों के खदेड़ने का आह्वान किया, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। ये किसने की थी, तो दोस्तों ये किसने, तो ये लॉर्ड
डलहौजी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। मतलब जो कानपुर में एक शासक था वो खुद को पेशवा कहा। नाना साहेब ने, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहेब 1। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। ये पैडागोजी से है क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, ये पैडागोजी से है। एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना और किसी औद्योगिकी कारखानों की यात्रा आयोजित करना और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसमें से में कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ये पैडागोजी के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए पैडागोजी की तरह से ही इसको हल करेंगे। तो जो कारखाने हैं, ये एक कारखाना है दोस्तों, और इसमें अगर बच्चों को हम लोग दिखाने के लिए ले जाएंगे तो बच्चा देख करके जितना अच्छा से समझ सकेंगे उतना अच्छा से कहानी से नहीं समझ सकेंगे, ये नियंत्रण से भी नहीं समझ सकेंगे, ये फिल्म से भी नहीं सीखेंगे। यानी इसको ले जाना होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। मतलब जब वहाँ पर जा कर के देखेंगे वो जितना अच्छा से जा कर के समझेंगे उतना कहानी से नहीं समझेंगे। इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुसेट क्या है दोस्तों। आप चलते हैं देखते हैं कि ये एजुसेट क्या है। एजुसेट क्या है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। डोम है सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, और सिम है एक क्षुद्र जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच पाया जाता है, और फोर्थ में है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो दोस्तों ये एजुसेट क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, तो ये है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्या है दोस्तों, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो बताइए इसका सही क्या होगा। तो एक में है मीराबाई, 2 में है कबीर, और 3 में है गुरु नानक, और 4th में है रविदास। तो बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों जहाँ पर भी ये पंच आ जाए तो ये पंच से समझ जाएंगे कि ये पंच क्या है, तो ये कबीर से रिलेटेड है। क्या है, ये कबीर से रिलेटेड है, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। किस काल की कृति है दोस्तों। तो दोस्तों ये किस काल की कृति है, तो दोस्तों ये है राष्ट्रकूट काल की। क्या है, ये राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। ब्राह्मण समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और सेवा समाज। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ब्राह्मण समाज, ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 1828 में ब्राह्मण समाज को राजा राम मोहन और द्रकांथा टैगोर ने स्थापित किया था। कब किया था, तो 1828 में। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छे अच्छी वीडियो आएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सब चीज़ का मिल जाएगा। जैसे कि थ्योरी है,
एनसीईआरटी बुक्स का उससे भी, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कैसा क्वेश्चन आया था वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।